डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त यूक्रेन एक बहुत बड़ी जंग का मैदान बना हुआ है, जहां पर एक तरफ रूस की शक्तिशाली सेना है तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना, जो अमेरिका और नेटो देशों से मिले हुए हथियारों से रूस की सेना को कीव में घुसने से रोकने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और नेटो देशों ने अपने सैनिक यूक्रेन के अंदर उतारने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो सीधे रूस से युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक दावे के बाद इस बात का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। क्या रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? जो बाइडेन ने दावा किया है, व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से सोवियत संघ को स्थापित करना चाहते हैं, और अगर यह दावा सही निकला तो विश्व युद्ध भी तय है। क्या यूक्रेन में रुक जाएंगे पुतिन? क्या पुतिन का मकसद सिर्फ कीव पर कब्जा है? क्या पुतिन पार करेंगे विश्व युद्ध की लक्ष्मण रेखा? क्या बाइडेन की भविष्यवाणी सच होगी? इस वक्त पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर टूट पड़े रूस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस जंग को खत्म कर दिया जाए। इसीलिए रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर आफत बनकर बरस रही हैं। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स अपने टारगेट को नष्ट कर रहे हैं। टैंक और सैन्य वाहन कीव की तरफ बढ़ रहे हैं और रूस के सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का झंडा फहराने के लिए बेकरार हैं। अमेरिका फिलहाल यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ फौजें उतारने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या रूस यूक्रेन पर कब्जे के बाद रुक जाएगा? या फिर व्लादिमीर पुतिन की योजना सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है? आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये सवाल क्यों उठ रहा है। इसकी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके बयान और उनके कुछ फैसले। सबसे पहले आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान सुनिए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं आखिरकार पुतिन का पूरा प्लान क्या है। He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. यानी बाइडेन का कहना है कि राष्ट्रपति तक लड़ाकू विमान F-35 तैनात किए। इसके अलावा पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका ने हजारों सैनिकों की तैनाती भी की है। और अब आप जो बाइडेन के इस बयान को सुनिए, जिसमें वो नाटो देशों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने की बात कर रहे हैं। The United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. बाइडेन के दावे के मुताबिक अखंड रूस के लिए नाटो में शामिल किसी देश को निशाना बनाया तो क्या होगा? विशेषज्ञों की माने तो भले ही अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ सैनिक नहीं उतार रहे, लेकिन किसी नाटो देश की सीमा में अगर रूस ने दखल दिया तो तस्वीर अलग होगी। अगर यूक्रेन को रूस जो है निरस्त्र कर देता है तो मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता रूस के लिए नहीं रहती कि वो और पश्चिम की ओर पूर्व सोवियत देशों जैसे बाल्टिक देशों या पोलैंड वगैरह की ओर बढ़े, क्योंकि उनसे रूस की सीमा नहीं लगती है। इसलिए बफर स्टेट के रूप में अगर यूक्रेन रहेगा तो रूस को कोई इतना पोटेंशियल खतरा नहीं होगा। इससे पहले बाइडेन ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। बाद में ये दावा सच भी साबित हुआ। अब बाइडेन ने पुतिन के अगले कदम को लेकर भी दावा किया है। सवाल उठता है, क्या इस दावे के पीछे भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास कोई बड़ी खुफिया जानकारी मौजूद है, या सिर्फ ये दबाव बढ़ाने की रणनीति हो सकती है? बाइडेन का जो कहना है, सवाल ये है कि बाइडेन की CIA कभी कभी फेल हो जाती है। आपने देखा होगा कि उन्होंने कह दिया कि 14 फरवरी को बहुत बड़ा हमला हो जाएगा, नहीं हुआ। पुतिन महत्वाकांक्षी जरूर हैं, लेकिन उसके साथ पुतिन बहुत ही धूर्त, बहुत ही आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव हैं। इसलिए वो मेरे ख्याल से निकट भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि उनके सारे दोस्त भी उनके खिलाफ हो जाएं।
फिलहाल एक और खबर विश्व युद्ध के खतरे का संकेत दे रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा है, दुनिया को लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल दुनिया यूक्रेन संकट के जल्द खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन विवाद अगर आगे बढ़ा तो दुनिया एक बड़ी उथल-पुथल का शिकार जरूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की रशिया को बड़ी चेतावनी। यूक्रेन ने रूस की सेना के टैंक फूके हैं। वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूस को चेतावनी दी है कि यूक्रेन में रशिया का यही हाल होगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने रशिया के टैंक फूके हैं और साथ ही साथ रूस को चेतावनी दी है कि उसका भी यही हाल होगा रशिया में। यूक्रेन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि वो रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है और रूस जिस तरह से कामयाबी की उम्मीद कर रहा था वो उसे नहीं मिली है और यूक्रेन की सेना जम करके मुकाबला कर रही है, पलटवार कर रही है। सैनिकों की गिरफ्तारी करने का दावा किया, एक हेल्पलाइन तक जारी कर दी जिसमें यह कहा गया कि रूस की वो माएं जिनके बच्चे यहां आए हुए हैं वो इस पर कॉल कर सकती हैं। और ये तस्वीरें जारी की गई हैं यूक्रेन की ओर से। दावा किया गया है कि ये रूस के टैंक हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने फूंक दिया है और इन वीडियोस के जरिए रूस को चेतावनी दी है, धमकी दी है कि यूक्रेन में रूस का यही हाल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 दिनों से लगातार जंग जारी है और यूक्रेन की ओर से यह वीडियो जारी करके दावा किया गया है कि रूस की सेना का टैंक उसने फूंक दिया है और रूस का यही हाल होगा यूक्रेन में। अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच वॉर के तीसरे दिन क्या कुछ हुआ। वॉर के तीसरे दिन पर हमने आपके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। Ебать, видели? यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन है। Зараз пролунав вибух, блядь. भीषण युद्ध जारी है। Ебать, мы выпить. जंग कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यूक्रेन की राजधानी कीव रूस की फौज से कितनी दूर है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कर रहे हैं? हम आपको एक एक डिटेल बताने और दिखाने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई तीसरे दिन पहुंच चुकी है। यूक्रेन से लगातार जंग की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुकी है। रूस के सैनिक कीव के अंदर जाने से पहले मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक हाई राइज बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल हमला। यह बिल्डिंग यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है। यूक्रेन के वक्त के मुताबिक सुबह 8:12 पर रूस ने इस बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला किया। आप आसमान में देख सकते हैं, आसमान में धुएं का बड़ा गुबार उड़ाती हुई मिसाइल आई और बिल्डिंग पर जा टकराई। इस बिल्डिंग में आम नागरिक रहते हैं। इस मिसाइल हमले की दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सीधा बिल्डिंग को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई। टारगेट भी बिल्कुल सटीक था। मिसाइल बिल्डिंग के 17वें और 18वें फ्लोर पर जाकर टकराई। इसी बिल्डिंग पर हमले की अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये बिल्डिंग की एक फ्लैट का वीडियो है। ये घर का ड्राइंग रूम है। सब कुछ शांत था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ आग का गोला शीशे में चमकता है और इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। मिसाइल जैसे ही बिल्डिंग से टकराई, लाइट गुल हो गई। आग, धुएं और बिल्डिंग के मलबे का गुबार कमरे के अंदर भर गया। अब हमले की चौथी तस्वीर देखिए। मिसाइल हमले से बिल्डिंग के 16वीं और 17वीं मंजिल तबाह हो गई। तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्डिंग के 2 फ्लोर अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए इस मिसाइल हमले की
एक साथ 5 कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीर देखिए। हमले का एक एक सीक्वेंस इन 5 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। हमले के बाद इमारत में रह रहे लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। घायलों को बिल्डिंग से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बिल्डिंग पर मिसाइल हमले में कितने लोग मारे गए या घायल हुए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। युद्ध के तीसरे दिन की दूसरी भयानक तस्वीर देखिए। एक कार सड़क से जा रही थी, तभी एक फाइटर जेट ने बमबारी की। यह हमला भी रूसी फौज का था। यूक्रेन के खेरसोन में गैस स्टेशन पर रूस ने बमबारी की थी। एक चश्मदीद के मोबाइल कैमरे में बम गिराने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। यह हमला किंडी हाईवे के पास हुआ। इस जोरदार धमाके में कितने घायल हुए, कितने मारे गए, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। एक बार फिर से देखिए कैसे हुआ यह हमला। लाल आग के गोलों ने माहौल को दहशत से भर दिया। इस हमले ने सड़क पर जा रही एक गाड़ी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। यह फौजी गाड़ी थी या आम नागरिक की, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यह तस्वीर यूक्रेन में बागियों के कब्जे वाले लुहांस्क शहर के पास स्टारोबेल्स की है। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन की आर्मी रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। दावा है यह तस्वीर ऐसे ही एक रिहायशी इलाके की है। बम और मिसाइल हमले के बाद घरों में आग लग गई। रूस के मुताबिक कई घर तबाह हो गए और बहुत से आम नागरिक घायल हुए हैं। जंग के तीसरे दिन एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर एक रूसी सैनिक की है। यूक्रेन के आम नागरिकों ने रूस के एक सैनिक को पकड़ लिया है। वीडियो में रूस का सैनिक कान पकड़ रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने अपने आम नागरिकों को भी हथियार थमाए हैं, जिससे वो खुद की रक्षा कर सके। जंग के तीसरे दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव में सायरन की आवाजें गूंजती रही। कीव के मैडन स्क्वायर पर हवाई हमले का सायरन रह रहकर गूंज रहा था। यूक्रेन ने कीव में अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो बंकर या शेल्टर में ही रहें, घर की खिड़की या बालकनी के पास ना जाएं। यूक्रेन के मुताबिक कीव सिटी सेंटर के दक्षिण में रूस की सेना से जंग चल रही है। यूक्रेन और रूस दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकाने, 14 मिलिट्री एयरफील्ड, 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 7 एयरक्राफ्ट और 9 यूएवी तबाह कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक, 14 एयरक्राफ्ट, 8 हेलीकॉप्टर, 50 टैंक और 536 युद्धक हथियार मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस आम नागरिकों यानी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के आरोपों का खंडन किया है। Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления. वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के सिटी सेंटर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की सेना कड़ा मुकाबला कर रही है, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस की ताकत पर फौज के सामने कितने वक्त तक टिक पाएगी, अभी कहना मुश्किल है। लोगों ने बंकर में शरण ली हुई है। शहर के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लोग बम और मिसाइल हमले से बचने के लिए छिपे हुए हैं। इस बीच कीव से लोगों का जाना जारी है। पूरे शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस की ताकतवर सेना और विध्वंसक हथियारों से निपटने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बड़ी तैयारी की है। जेलेंस्की देशवासियों का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं और हार ना मानने का दम भर रहे हैं। जेलेंस्की ने गुरिल्ला वॉर की रणनीति भी तैयार की है ताकि रूस की सेना को घेरा जा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है।
यूक्रेन पर लगातार रूस की मिसाइलें बरस रही हैं, गोलीबारी की आवाजें गूंज रही हैं। रूस ने यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के 14 एयरफील्ड और 14 कमांड पोस्ट भी बर्बाद हो गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के रिहायशी इलाके में मिसाइल दागी हैं। हमले में अब तक 200 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। रूस का दावा है कि नागरिकों की आड़ में यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में हथियार छिपाए हैं। रूसी हमलों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया है। कीव से नए वीडियो के जरिए रूस को चुनौती दी है, अपने देश के नागरिकों का हौसला बढ़ाया है। जेलेंस्की ने कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने सुरक्षित निकालने का अमेरिकी ऑफर भी ठुकरा दिया है। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! जेलेंस्की लगातार सैनिकों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। उनकी कॉफी पीते तस्वीरें भी सामने आई हैं। जेलेंस्की की हुंकार के बाद यूक्रेन की सेना ने भी पलटवार किया है, रूस के सैनिकों को मारने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन की सेना रूस के सामने कहीं नहीं टिक रही, क्योंकि ना तो रूस के पास टैंकों की कमी है, न लड़ाकू विमानों की और न ही सैनिकों की। अगर युद्ध का फैसला मिसाइल, टैंकों और लड़ाकू विमानों से हुआ तो ये वॉर कुछ ही घंटों में खत्म हो सकती है। ये बात जेलेंस्की भी अच्छी तरह जानते हैं, इसी कारण उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अब जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की तैयारी की है। अब जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की तैयारी की है। एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे पार पाना रूस के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल यूक्रेन ने अपने आम नागरिकों को भी हथियार थमा दिए हैं, जिससे वो खुद की रक्षा कर सके। यूक्रेन की तैयारी गोरिल्ला वॉर की है। गोरिल्ला वॉर यानी रूस को हराने का फूल प्लान। गोरिल्ला वॉर मतलब रूसी सेना को घेरने का पुराना और कारगर तरीका। इस गोरिल्ला वॉर के असर से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आज यूक्रेन के हथियारबंद आम लोगों ने एक सैनिक को पकड़ लिया। इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रूस का सैनिक कान पकड़ रहा है, माफी मांग रहा है। यूक्रेन के आम लोगों ने रूस के इस सैनिक को चारों ओर से घेर रखा है, उससे बहस कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से पेट्रोल बम तैयार करने के लिए भी कहा है। रणनीति ये है कि अगर रूस के सैनिक कीव और दूसरे शहरों में घुसते हैं तो अपने घरों में छिपे नागरिक उन पर बम बरसा सकते हैं, पेट्रोल बम से निशाना बना सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने अपने देश के 18 से 60 साल के नागरिकों को देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया था। यानी अब ये लोग यूक्रेन की सेना के साथ लड़ेंगे। साथ ही यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी ने अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देने भी शुरू कर दी है, जिससे वो रूस की सेना का सामना कर सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने नागरिकों को पेट्रोल बम तैयार करने के लिए कह रहे हैं, बंदूकें लेकर घर में रखने को कह रहे हैं, जिससे कि जब रूसी सेना कीव में आए तो वो अपने घरों से उन पर हमला कर सके। यानी जेलेंस्की एक तरफ दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हथियारों की मांग कर रहे हैं, वहीं अपने नागरिकों से युद्ध लड़ने का आह्वान भी कर रहे हैं, नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, हथियारों से लैस कर रहे हैं। ये पूरी तैयारी गोरिल्ला वॉर की है, वही गोरिल्ला वॉर जिसमें अफगानिस्तान में रूस हो या अमेरिका दोनों परास्त हुए थे। वियतनाम के साथ युद्ध में भी गोरिल्ला वॉर के सामने अमेरिकी सैनिक नहीं टिक पाए थे। अगर यूक्रेन के लोगों ने जज्बा दिखाया, जेलेंस्की की गोरिल्ला वॉर की रणनीति कामयाब हुई तो रूस की परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अफगानिस्तान और वियतनाम के मुकाबले यूक्रेन के हालत जुदा हैं। इस बार यूक्रेन के सामने रूस है,
जिसके पास मारक हथियार और बड़ी सेना है, जिसके सामने हर रणनीति फेल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस की शर्तें मानने से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है। कहा है बातचीत करेंगे लेकिन शर्तें नहीं मानेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है, इससे पहले पुतिन ने शर्त दी थी कि जेलेंस्की सत्ता छोड़ें तभी बातचीत हो सकती है, हथियार डाले पहले यूक्रेन, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। लेकिन अब यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि बातचीत करेंगे लेकिन कोई शर्त नहीं मानेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें एक दूसरे पर जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं और यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो झुकने को कतई तैयार नहीं है। पुतिन की जो शर्त थी उसे सिरे से खारिज कर दिया है और जेलेंस्की के सत्ता छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। जेलेंस्की बार बार अपना वीडियो भी जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं, ये सब कुछ बेबुनियाद है। वो रहेंगे, डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने अमेरिका को भी दो टूक कह दिया है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए राइट नहीं चाहिए, बल्कि रूस का मुकाबला करने के लिए हथियार चाहिए। और इसी आत्मविश्वास के दम पर जेलेंस्की ने रूस की उस पेशकश को ठुकरा दिया है जिसमें हथियार डालकर बातचीत करने की बात कही गई थी। पुतिन ने शर्त रखी थी कि जेलेंस्की सत्ता छोड़े। पुतिन ने यह भी कहा था कि यूक्रेन की सेना सत्ता अपने हाथ में ले ले, लेकिन जेलेंस्की डटे हुए हैं और रूस को लगातार ललकार रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर के पहला विमान मुंबई पहुंचा है। इसमें 219 भारतीय सवार थे। यहां पहुंचने के बाद उनके चेहरे पर राहत देखी गई। साथ ही साथ उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद अदा किया और कहा कि उन्हें यकीन था कि उनकी सरकार कभी भी उन्हें मझधार में नहीं छोड़ेगी। युद्ध के दौरान बेचैनी जरूर थी, लेकिन अपनी सरकार पर, अपने देश पर पूरा उन्हें भरोसा था। 219 भारतीयों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मुंबई पहुंचे। आपकी वजह से यहाँ पहुंच गए हम। क्या नाम है आपका? सर स्वप्निल राय। स्वप्निल राय जी सर। मेरे जी, मैं आपको सबसे जानता हूँ जब से आप रेलवे मिनिस्टर थे और मेरे डैड भी रेलवेज में ही थे। अच्छा, तो कंफर्टेबली आए ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छी सुविधा थी। रोमानिया के बॉर्डर्स पे दिक्कत थी, वो इंडियंस की तरफ से बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, वो उनकी तरफ से इमिग्रेशन थी। पर हमारे अफसर थे ना? बिल्कुल थी और जरा भी दिक्कत नहीं हुई। और क्या करते हो आप? हम तो MBBS की स्टडी कर रहे थे। हमारी संवाददाता यशा कोटक ने पीयूष गोयल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कितना बड़ा ऑपरेशन और कितना मुश्किल ऑपरेशन रहा भारत सरकार के लिए। मैं समझता हूँ ये पूरा चुनौती भरा ऑपरेशन था। बच्चों को ऐसे इलाके में बॉर्डर तक लाना, उनको एम्बेसी ऑफिशियल्स ने उनकी पूरी देखरेख की, उनको एयरपोर्ट लाके यहाँ से हवाई जहाज में भेज के वापस लाना। एयर इंडिया को भी मैं बधाई दूंगा कि बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ एयरपोर्ट पे भी मिनटों में उनका इमिग्रेशन, मिनटों में उनका पैकेज, उनका सभी व्यवस्थाएं, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स, हमारे CISF और सब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब आपने पहली बार बच्चों को देखा या बच्चों ने आपको देखा, पहला इंप्रेशन क्या रहा वतन वापसी को लेकर? मैं समझता हूँ इट वॉज अ बिग रिलीफ। बहुत ही संतुष्टि हुई कि जिस काम के लिए पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री स्वयं 24 घंटे 1-1 मिनट का ऑपरेशन देख रहे हैं, ये पहला मैच आने की संतुष्टि जाहिर करना बड़ा मुश्किल। कितने बच्चे आए हैं और अभी और कितने बच्चे? 219 बच्चे आए हैं। अगला प्लेन सुबह तक दिल्ली पहुंचेगा और हम निरंतर इस प्रयास में हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित आए और अपने वतन पहुंचे। और इस वक्त की बड़ी खबर एक आपको बता दें, रोमानिया से भारतीयों को लेकर दूसरा विमान भी भारत के लिए रवाना हो गया है। इस विमान में 250 भारतीय शामिल हैं। इससे पहले 219 भारतीयों को लेकर के एक विमान मुंबई पहुंच चुका है और अब दूसरा विमान जिसमें कि 250 भारतीय सवार हैं, वो भी अब भारत के लिए रवाना हो गया है। यानी दूसरा जत्था जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ था, वहां से अब लौट रहा है। बड़ी राहत की खबर
बड़ी तादाद में जो मेडिकल के छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे और युद्ध के दौरान वहां फंस गए। एयर स्पेस बंद होने की वजह से हवाई मार्ग से उन्हें निकालना मुश्किल था, लिहाजा सरकार ने रोमानिया के रास्ते उन्हें वापस लाने की कवायद शुरू की, ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की और अब दूसरा विमान 250 भारतीयों को लेकर के भारत की ओर लौट रहा है। अब आपको रूस और यूक्रेन जंग से आए अब तक के सबसे भयानक वीडियो दिखाते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़क पर एक बुजुर्ग कार से कहीं जा रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था, तभी सामने से रूसी सेना का एक टैंक आ गया। उसके बाद जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। युद्ध होता है तो कैसे एक इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। ये तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है। युद्ध में इंसान के जान की कोई कीमत और अहमियत नहीं होती है। रूस लगातार यही कहता आ रहा है कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन ये वीडियो रूस के झूठ पर से पर्दा उठा रहा है। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के ओबोलोन जिले की है। दावा किया जा रहा है कि खाली सड़क पर जा रही एक यूक्रेनी नागरिक की कार पर रूसी सेना ने टैंक चढ़ा दिया। यूक्रेन और रूसी सेना के बीच राजधानी कीव में जबरदस्त जंग चल रही है। जंग के बीच ये तस्वीर बहुत ही विचलित करने वाली है। रूसी सेना के खौफ से कीव की सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच एक बुजुर्ग कार ड्राइव करते हुए सड़क पर जा रहे थे, तभी सामने से रूसी सेना का टैंक आता दिखाई दिया। वो सड़क पर सीधा जा रहा था, लेकिन अचानक टैंक ने अपनी दिशा कार की तरफ मोड़ दी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। रूसी सेना के टैंक ने कार को कुचल दिया। वो सीधा कार के ऊपर चढ़ गया। टैंक में बैठे रूसी फौज के जवान का दिल पत्थर हो चुका था। तभी तो उसने टैंक को कार के ऊपर कुछ देर खड़े रखा। उसका इरादा था कि टैंक के नीचे दबी हुई कार में बैठा यूक्रेनी नागरिक जिंदा ना बचे, उसकी जान निकल जाए। करीब 30 सेकंड तक टैंक कार के ऊपर चढ़ा रहा और जब टैंक ने बैक गियर लिया तो सामने नजर आई पापड़ की तरह पिचक चुकी कार। इस कार में बैठे बुजुर्ग का क्या हश्र हुआ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। रूस के फौजी टैंक का काफिला जा रहा था, तभी यूक्रेन का एक नागरिक टैंक के सामने आ खड़ा हुआ। उसने टैंक को रोकने की कोशिश की। इस तस्वीर ने करीब 33 साल पहले चीन के तियानमेन स्क्वायर के टैंक मैन की याद दिला दी। जून 1989 को चीन की सरकार के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक हजारों छात्रों पर चीन की सेना ने टैंक चढ़ा दिए थे। सैकड़ों छात्र मारे गए थे। इस घटना के दौरान तियानमेन चौक की ओर बढ़ रहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंकों को एक शख्स ने रोक दिया था। एक शख्स शॉपिंग करके लौट रहा था। वो टैंक के काफिले के आगे बिना डरे खड़ा हो गया। काफी देर तक वो चीन की आर्मी की टैंक के सामने अड़ा रहा, उन्हें आगे नहीं जाने दिया। यूक्रेन में भी ठीक वैसी ही तस्वीर सामने आई। यूक्रेन का नागरिक बेखौफ होकर रूसी टैंक के सामने आकर खड़ा हो गया। कई लोगों ने इस शख्स की तुलना तियानमेन स्क्वायर वाले टैंक मैन से की है। अब लौटते हैं पहली तस्वीर पर। कार में बैठे यूक्रेन के बुजुर्ग नागरिक को कुचलता रौंदता हुआ रूस का टैंक चला गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत कार के पास पहुंचे। कार का कचूमर निकल चुका था। कार की हालत देखकर किसी के जिंदा रहने की उम्मीद बेकार थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। सब हैरान रह गए। कार में बैठे बुजुर्ग जिंदा थे। यूक्रेन के कई पत्रकारों और नागरिकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर यह दावा किया है कि कार में सवार बुजुर्ग की जान बच गई है। रूसी सेना की क्रूरता की हर तरफ निंदा हो रही है। बेकसूर निहत्थे नागरिक पर टैंक चढ़ाना कहां का इंसाफ है। एक देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक को सिर्फ और सिर्फ टारगेट समझता है। एक सेना दुश्मन देश के सेना से लड़े तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर सेना आम नागरिक को जानबूझकर निशाना बनाए तो ये वॉर क्राइम नहीं,
ना माफ करने वाला गुनाह है। यूक्रेन से आई इन दो तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर दिया है। एक तस्वीर रूसी सेना के जुल्म को बयां कर रही है तो दूसरी तस्वीर यूक्रेन के नागरिक की बहादुरी और जज्बे को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया तो पुरानी दोस्ती और नए वर्ल्ड ऑर्डर की झलक दिखी। इसमें भारत, रूस और चीन एक ही पाले में खड़े दिखाई दिए। लगातार तीसरे दिन यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। रूस की कार्रवाई में यूक्रेन के रिहायशी इलाके भी शिकार बन रहे हैं। रूस के टैंक और सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। रूस के हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। उसमें कई सैनिक भी मारे गए हैं। अमेरिका ने पहले यूक्रेन को उकसाया, अब खानापूर्ति कर रहा है। अमेरिका और नाटो की कार्रवाई रस्म अदायगी में सिमटती दिख रही है। मौजूदा हालात में रूस के लिए मैदान साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन दबाव में आता दिख रहा है। पुतिन की सेना के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अकेले पड़ गए हैं। पुतिन के साथ खड़े दिख रहे हैं शी जिनपिंग और पीएम मोदी। भारत ने यूएनएससी में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया। यूएनएससी में भारत की तरह चीन ने भी वोटिंग नहीं की। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। रूस के साथ भारत और चीन दिख रहे हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप 3 भारत, रूस और चीन। दरअसल ना ही भारत ना ही चीन ने सोचा था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करेंगे। जब रूस की सेना यूक्रेन में घुस गई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव आया, वोटिंग हुई, तो भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। रूस के बेहद करीब आ चुके चीन ने भी भारत की तरह वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया और उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। भारत और चीन वोट करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस के पास खुद ही वीटो पावर है। अहम बात यह है कि भारत अमेरिका और नाटो देशों के दबाव में नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से तटस्थता छोड़कर पुतिन की आलोचना करने का दबाव बनाया, लेकिन भारत मजबूती से अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा दिखा। भारत के लिए कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले से यूएन चार्टर का उल्लंघन हुआ है। इसलिए भारत ने वोट न करने के जो कारण बताए, उसके साथ ये भी कहा कि युद्ध से किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग के बाद भारत ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि यूक्रेन में मौजूदा हालात पर भारत गहरी चिंता व्यक्त करता है। हम सभी पक्षों में हिंसा और शत्रुता जल्द खत्म करने की अपील करते हैं। मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था यूएन चार्टर और देशों की संप्रभुता के सम्मान पर बनी है। सभी देशों को इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कूटनीति का रास्ता छोड़ देना निंदनीय है। हमें इसी रास्ते पर लौटना चाहिए। इन सभी कारणों से प्रस्ताव पर वोटिंग से गैर हाजिर रहने का फैसला किया। हर देश की कूटनीति अपने हक में चलाई जाती है। भारत के रिश्ते अमेरिका से, रशिया से तो बहुत ही पुराने हैं और ईयू से संबंध सबसे अच्छे हैं। सबके साथ हमारा ट्रेड अच्छा चल रहा है। आर्म्स इक्विपमेंट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से तो बहुत साल से कर रहे हैं।
तो भारत के लिए एक बड़ा मुश्किल ये निर्णय था, ये एक किस्म से फेंस सिटिंग थी। तो भारत ने एक बड़ा अच्छा रोल, बड़ा मैच्योर रोल अदा किया है कि वायलेंस बंद होनी चाहिए और बातचीत से इसका कोई हल निकालना चाहिए। चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तरह वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन ने एक कदम आगे जाते हुए अमेरिका की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। चीन की सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अमेरिका को इतिहास न भूलने की नसीहत दी गई। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जुगलबंदी विंटर ओलंपिक्स के दौरान दिखी थी। उस वक्त दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग के समझौते पर दस्तखत किए थे। यूक्रेन पर हमले के बाद जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाए तो चीन ने रूस के साथ समझौते को और आगे बढ़ा दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद शी जिनपिंग और पुतिन की बात हुई और प्रतिबंधों को बेअसर करने के प्लान पर काम शुरू हो गया। एक्शन प्लान के तहत जब दुनिया रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है, उससे आयात बंद कर रही है, तभी चीन ने रूस से गेहूं पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अब चीन रूस से गेहूं खरीदेगा और युद्ध के हालात में उसे आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगा। भारत ने जहां पुरानी दोस्ती को तरजीह दी, वहीं चीन अपने हितों को देखते हुए रूस के साथ खड़ा हो गया है। दरअसल चीन ताइवान के मामले पर रूस का साथ चाहता है। उसे उम्मीद है कि भविष्य में अगर उसने ताइवान पर कार्रवाई की तो रूस उसके साथ खड़ा रहेगा। साल 2014 में जब क्रीमिया को रूस में मिलाए जाने के खिलाफ पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लेकर आए थे, तब भी चीन ने वोटिंग से खुद को अलग रखा था। इस बार भी चीन वोटिंग से दूर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि रूस भी बदले में उसका साथ देगा। यूक्रेन और रूस के विवाद में भारत और चीन का रुख अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में रणनीतिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। ये सच्चाई है कि चीन से निपटने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। ये भी सच है कि रूस, चीन और भारत की ग्रुपिंग RIC भी है, जिसे 1990 के दशक में रूस की पहल पर बनाया गया था। ब्रिक्स में भी भारत और चीन साथ हैं। किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन यूक्रेन वॉर ने अचानक वैश्विक सामरिक नक्शे में बदलाव कर दिया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा पर अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो RIC ग्रुपिंग को नया जीवन मिल सकता है। भारत, रूस और चीन एक साथ आ जाए तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका पर ये गठजोड़ भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, तुर्की को लेकर के रूस का एक अहम बयान सामने आया है। रूस ने टर्की से कहा है कि सकारात्मक सोच वाले देशों के साथ रूस काम करने को तैयार है। यूक्रेन को लेकर यह बात टर्की से कही है रूस ने। दरअसल टर्की भले ही नेटो का मेंबर है, लेकिन S-400 मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम उसने रूस से खरीदा था। इसको लेकर के अमेरिका के साथ उसका तनाव भी हुआ था और अब यूक्रेन को लेकर के टर्की से रूस ने कहा है कि हम सकारात्मक सोच वाले देशों के साथ काम करने को तैयार हैं। तो क्या यह माना जाए कि रूस कहीं ना कहीं नेटो में फूट डालने की कोशिश कर रहा है? सकारात्मक सोच वालों के साथ काम करने को तैयार हैं। तो तुर्की को लेकर के यह बात कही है पुतिन ने। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के समर्थन में आगे आया है बेल्जियम। बेल्जियम ने रोमानिया में सैनिकों की तैनाती की है। बेल्जियम ने यूक्रेन को मशीन गन भी भेजी है। इससे पहले कई यूरोपीय देश सैन्य मदद देने का ऐलान कर रहे हैं यूक्रेन के लिए और इसमें अब बेल्जियम भी शामिल हो गया है। यूक्रेन के समर्थन में आया है बेल्जियम। बेल्जियम ने रोमानिया में सैनिकों की तैनाती की है। रोमानिया जो कि यूक्रेन से सटा हुआ इलाका है, सटा हुआ देश है, वहां पर सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही साथ बेल्जियम ने यूक्रेन को मशीन गन भी भेजी है। इससे पहले यूक्रेन लगातार यूरोपीय देशों से हथियार मांग रहा है और बेल्जियम ने यूक्रेन को मशीन गन भेजी है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है और यूक्रेन ने नेटो देशों से समर्थन मांगा है। यूक्रेन पर हमले से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना होमवर्क अच्छी तरह पूरा कर लिया था। उन्हें मालूम था कि अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे निपटने की तैयारी रूस ने 8 साल पहले ही शुरू कर दी थी। आर्थिक प्रतिबंधों में रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करना सबसे कारगर विकल्प है, लेकिन उसे आजमाने की हिम्मत यूरोप के देश दिखा नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन पर लगातार तीसरे दिन रूस की सेना आग बरसाती रही।
लड़ाई सीमा पर शुरू हुई थी और अब यूक्रेन की राजधानी कीव की गलियां जंग का मैदान बन चुकी हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इसका अंदाजा होने के बावजूद यूरोप, अमेरिका और नाटो उसे रोक नहीं पाए। रूस के पास हमले के लिए जमीन, आसमान और समंदर तीनों रास्ते थे, जिसका इस्तेमाल वो कर रहा है। जबकि पुतिन को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन और नाटो जिन प्रतिबंधों को ब्रह्मास्त्र बता रहे थे, वो पटाखे की तरह फुस हो गए। रूस पर इन प्रतिबंधों का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो क्रीमिया पर हमले के बाद से ही ऐसे प्रतिबंध झेल रहा था। यूक्रेन पर सीधा हमला करने से पहले ही पुतिन अनुमान लगा चुके थे कि प्रतिबंधों का दायरा कहां तक जा सकता है। रूस ने अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से की थी। Главная цель, которая преследовалась на фоне постоянно продолжающихся новых и новых санкций, была в том, чтобы обеспечить в случае необходимости полное самообеспечение и полное импортозамещение. Во многом эта цель достигнута. Там, где она достигнута не полностью. अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर अभी जो प्रतिबंध लगाए हैं, उन्हें तो यूक्रेन और यूरोप के बच्चे भी बेमतलब का तमाशा ही मानते हैं। वो हैरान हैं कि रूस को स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से बाहर करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जा रही है। There's going to be much worse consequences if we let it go. So we actually need to think about SWIFT. We need to think about protecting the sky because the bombs been going on there for a few days now, and it's so sad to be away. So that's the maximum that we can do. That's the maximum we can help. रूस को स्विफ्ट नाम के जिस संगठन से बाहर करने की मांग की जा रही है, वो आर्थिक प्रतिबंधों का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। स्विफ्ट की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूरोप के ही देश बेल्जियम में है। स्विफ्ट के जरिए ही दुनिया भर के बैंक विदेशों में लेन देन करते हैं। विश्व के 200 देशों के 11,000 बैंक इस नेटवर्क से जुड़े हैं। रूस के भी 300 से ज्यादा बैंक और वित्तीय संस्थान स्विफ्ट से जुड़े हैं। ईरान को वर्ष 2012 में स्विफ्ट से हटाया गया था। तब उसके विदेशी व्यापार में 30% की कमी एक झटके में आ गई थी। लेकिन रूस पर इस ताकतवर आर्थिक हथियार का इस्तेमाल करने की हिम्मत यूरोप के देश नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि स्विफ्ट से अगर रूस बाहर हुआ तो उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को भी जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। Eine Aussetzung von SWIFT wäre technisch aufwendig vorzubereiten, hätte auch massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland und für deutsche Unternehmen im Geschäft mit Russland, aber auch um Energielieferungszahlungen zu begleichen. Und das müsste gut vorbereitet sein. Es gab die Diskussion um das Thema SWIFT im vergangenen Herbst. Das wurde dann. अगर स्विफ्ट से रूस को बाहर भी कर दिया गया, तो भी पुतिन उससे निपटने की तैयारी कर चुके हैं। वर्ष 2014 में ही रूस ने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी विदेशों से लेन देन करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बना लिया था। SPFS यानी सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस नाम के इस प्लेटफॉर्म से अब तक 400 से ज्यादा बैंक जुड़ चुके हैं, जिनमें आर्मेनिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बैंक भी शामिल हैं। विदेश से लेन देन के लिए रूस के पास ये भी विकल्प है कि वो चीन के CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट्स सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर वर्ष 2015 में CIPS की शुरुआत की थी, जिसका नेटवर्क 47 देशों में है। चीन इस लड़ाई में खुलकर पुतिन के साथ है, क्योंकि उसे युद्ध की आपदा में रूस के साथ कारोबार और कूटनीति बढ़ाकर विश्व की महाशक्ति बनने का सपना पूरे करने का अवसर भी नजर आ रहा है। 当然，中国也永远不会至少在我们可预见时期内，就此或者有任何其他问题公开批评俄罗斯。虽然如此，但我相信中国一定会通过间接的方式，为了帮助战略伙伴改善经济金融处境，会以间接的方式。
यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने दिखा दिया कि अमेरिका और नाटो की ताकत के दिन अब लग चुके हैं। वो रूस को महाशक्ति के तौर पर खड़ा करने में सफल नजर आ रहे हैं। अमेरिका को पछाड़ने का सपना देख रहा चीन अब रूस के पीछे खड़ा है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चिंता में हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन जीत कर नहीं रुकने वाला। सच्चाई भी यही है कि यूक्रेन पर रूस ने हमला इसीलिए किया ताकि वो अमेरिका को हिला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। 8 साल तक अपनी बातों और हरकतों से दुनिया को हैरान करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका, यूरोप, नेटो और संयुक्त राष्ट्र महीनों तक पुतिन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुतिन का इरादा समझ नहीं पाए। अमेरिका और यूरोप को भ्रम था कि वो आर्थिक और कूटनीतिक हथियार आजमाकर रूस के हमले से यूक्रेन को बचा लेंगे, लेकिन पुतिन ने दिखा दिया कि वो एक बार जो ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। व्लादिमीर पुतिन के बारे में दुनिया जानती है कि अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट कर लिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। यूक्रेन के मामले में भी पुतिन का पुराना कमिटमेंट था, अगर उनका पड़ोसी देश नाटो जैसे रूस के दुश्मन के साथ जाएगा तो मारा जाएगा। दिसंबर में ही यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती करके पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन अमेरिका और यूरोप को लग रहा था कि आर्थिक प्रतिबंधों का डंडा चलाकर वो पुतिन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देंगे। उनका ये भ्रम भी पुतिन ने तोड़ दिया और यूक्रेन की सेना का मनोबल तोड़ने में भी पुतिन को ज्यादा वक्त नहीं लगा। हमले के 6 घंटे के अंदर ही खबरें आने लगी कि यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। यूक्रेन पर हमले का आदेश देते समय ही पुतिन ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश करने वालों के लिए ये भी एक पहेली ही थी कि यूक्रेन को बर्बाद करके पुतिन क्या हासिल करना चाहते हैं। वो रैशनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये हम डीनाजीफाई करेंगे और डीमिलिटराइज करेंगे और उधर जो बैंडिट्स हैं और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको हटाएंगे, परंतु ये सब अपने हित के लिए है। बेसिकली प्रोजेक्ट करना पूरी दुनिया में जो रूस का रुतबा, रूस का स्टेटस बहुत बढ़ गया और पुतिन का स्टेटस बहुत बढ़ गया है। यही उसका इसमें असल मकसद रहा है पुतिन का। यूक्रेन पर हमले का इरादा एक रात, एक हफ्ता या एक महीने या एक साल में नहीं बना। पुतिन ने 14 साल पहले ही संकेत दे दिया था कि वो नाटो की नकेल कसने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2008 में जॉर्जिया पर हमले से की थी। जॉर्जिया पर हमले की वजह भी यही थी कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था, जो पुतिन को मंजूर नहीं था। तब भी उन्होंने अमेरिका, यूरोप और नाटो की चुनौतियों की परवाह नहीं की थी। 1990 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो ऐसा माना जाता है कि नाटो ने रशिया को अश्योरेंसेस दी थी कि नाटो का जो एक्सपेंशन है वो ईस्ट वर्ड्स नहीं होगा और वो रशिया की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जब 2008 में नाटो ने यह अनाउंस किया कि जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल किया जाएगा, तो उसका विरोध रशिया ने पुतिन के अंडर काफी जोर शोर से किया। 2014 में उन्होंने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को अलग कर दिया।
जिसकी वजह यूक्रेन की नाटो से नजदीकी ही थी। 8 साल तक यूक्रेन को डराकर अपनी कूटनीति के शीशे में उतारने की कोशिश करने के बाद पुतिन ने डायरेक्ट एक्शन का फैसला कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में क्रीमिया है, जिसे पुतिन ने 8 साल पहले अलग कर दिया था। उसी दौरान पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूस ने अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। वहां डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों में रूस ने अपने सैनिक पहले ही उतार दिए थे। 21 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन के दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लोगों ने इसे विश्व का भूगोल बदलने की कोशिश माना, जबकि पुतिन रूस का इतिहास दोहराने की योजना पर आगे बढ़ रहे थे। अब तो अमेरिका ने भी मान लिया है कि पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। यूक्रेन के 2 हिस्सों को तोड़ने और फिर सीधा हमला करने के पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का असली मकसद क्या था? इसे समझने के लिए रूस के इतिहास और पुतिन के अतीत में झांकना होगा। जानकार मानते हैं कि पुतिन ने अपना इरादा 1990 में ही बना लिया था, जब सोवियत संघ के टूटने की शुरुआत हुई थी। उन्नीस में सोवियत संघ के साथ पुतिन का दिल भी टूट गया था। ऐतिहासिक तौर पर दुनिया की महाशक्ति रहे अपने देश को खंड खंड होता उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था, जिसे वो कभी भुला नहीं पाए। सोवियत संघ के बिखराव के वक्त पुतिन वहां की खुफिया एजेंसी KGB के एजेंट थे। 1975 से 1991 तक उन्होंने जासूस के रूप में सोवियत संघ की ताकत बढ़ाने के लिए जान की बाजी लगाई। लेकिन जब उन्होंने अपने ही देश में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश होते देखी, तो KGB से इस्तीफा देकर राजनीति के गलियारों में दाखिल हो गए। तब उनका दिमाग रूस के लोग भी नहीं पढ़ पाए थे कि सत्ता के रास्ते वो सोवियत संघ को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। पूरे तरीके से तो सोवियत संघ नहीं बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे, और उन सब को मिलाना साथ में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। क्योंकि अगर मध्य एशिया का ही देखें, 5 देश, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सबने क्रिएट कर ली है। पुतिन को भी मालूम था कि वो रूस को महाशक्ति बनाने का जो सपना देख रहे हैं, उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जासूसी करियर के दौरान पुतिन ने यही सीखा था कि मजबूत इरादों से मुश्किल काम भी आसानी से किया जा सकता है। KGB के एजेंट के तौर पर पुतिन 1985 से 1990 तक पूर्वी जर्मनी में तैनात थे, जो उन दिनों कम्युनिस्ट देश था और रूस के नियंत्रण में था। वर्ष 1989 में पूर्वी जर्मनी में विरोध के बाद कम्युनिस्ट विरोधियों ने ड्रेसडेन शहर में KGB के ऑफिस को घेर लिया। पुतिन वहीं मौजूद थे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ विद्रोहियों को समझाया कि ऑफिस के अंदर KGB के एजेंट हथियारों से लैस हैं। अगर विद्रोही अंदर आए तो बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा, इसीलिए बेहतर है कि भीड़ लोगों को निकल जाने का रास्ता दे दे। पुतिन का ये दांव चल गया, भीड़ हट गई और KGB की जरूरी फाइलों को बचाकर पुतिन वहां से सुरक्षित निकल गए। लेकिन रूस को उसका पुराना रुतबा लौटाने के लिए हवाई किले बनाने से काम नहीं चल सकता था। इसीलिए पुतिन ने राजनीति में कदम रखा, जहां वो इतनी तेजी से सत्ता की सीढ़ियां चढ़े कि हर कोई दंग रह गया। उन्नीस में पुतिन को लेनिनग्राद के मेयर ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का सलाहकार बनाया।
1994 में वो सेंट पीटर्सबर्ग सरकार के प्रथम डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए। 1996 में पुतिन मॉस्को आ गए, जहां उन्हें राष्ट्रपति के संपत्ति प्रबंधन विभाग का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। अगले ही साल रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें अपना डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया। 1998 में पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के निदेशक बनाए गए और 9 अगस्त 1999 को उन्हें पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया और उसी दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के साथ ही बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, जो दिसंबर 1999 में येल्त्सिन के अचानक इस्तीफा देने के बाद अंतरिम राष्ट्रपति बने और मई 2000 में चुनाव जीतकर क्रेमलिन पैलेस पहुंचे। पुतिन की जो उनकी उपज हुई है, जो उनका इवोल्यूशन हुआ है, वो 1990 के बाद हुआ है और उनके बीच में ये एक बहुत ही डीप सीटेड एंग्स्ट है जो सोवियत संघ एकदम छिन्न भिन्न हो गया और उसका जो साख थी, रुतबा था, वो सब एकदम खत्म हो गया है। तो वो उनमें बड़ी एंग्स्ट है और उसको वो जिसे कहते हैं राइट द रॉन्ग दैट हैज बीन डन टू द सोवियत यूनियन, उसका वो प्रयास कर रहे हैं। पुतिन ने जिस वक्त सत्ता संभाली थी तब रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रूस के गौरव को लौटाने का सपना दिखाने से पहले गरीबी मिटाने की जरूरत थी। इसके लिए पुतिन ने हथियार, गैस और तेल बेचकर रूस के लोगों को कंगाली से बाहर निकाला। उनके कार्यकाल के शुरुआती 16 वर्षों में रूस के लोगों की औसत आमदनी में 4.5 गुना बढ़ोतरी हुई और उससे कई गुना ज्यादा पुतिन का राजनीतिक कद बढ़ा। पुतिन अब रूस के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत ब्रांड भी हैं। वो जो करते हैं और जिस अंदाज में करते हैं, वो रूस की जनता को ये दिखाने के लिए होता है कि पुतिन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.